आगाज में आपको बताएं कि इजरायली फौज ने अल कुद्स अस्पताल को भी घेर लिया है। सेहूनी टैंक मरकजी दरवाजे से सिर्फ 20 मीटर दूर पहुंच गए हैं। अस्पताल पर शदीद शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में मौजूद 14,000 फलस्तीनियों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल का मुहासरा भी जारी है। बाहर शदीद झड़पें हो रही हैं। मरकजी दरवाजे पर जा चुके हैं। इजरायली फौज किसी भी वक्त अस्पताल में दाखिल हो सकती है, जहां 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। फलस्तीनियों के कत्लेआम पर मुस्लिम दुनिया दहशतगर्द इजराइल को वाज़ेह पैगाम देने में नाकाम। अरब लीग और OIC के मुश्तरका हंगामी इजलास मुस्लिम रहनुमा मजम्मत और मुतालिबात से आगे न बढ़ सके। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मस्जिद अक्सा को रेड लाइन करार दिया। फलस्तीनी सदर ने जंगबंदी न होने का जिम्मेदार अमरीका को ठहराया। ईरानी सदर ने कहा, गजा के मुसलमानों की अल्लाह मदद कर रहा है। लंदन में फलस्तीनियों के हक में 5 लाख अफराद का मुजाहिरा। वजीर आजम के मना करने के बावजूद पुलिस कमिश्नर ने मुजाहिरे की इजाजत दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज फरीद कुरैशी। मार्च का आगाज हाइड पार्क से हुआ और तकरीबन 5 लाख मुजाहिरीन जो हैं वो वॉक करते हुए अमेरिकन एम्बेसी के सामने आए, जहां पे मुख्तलिफ जो MPs थे और जो मेंबरान पार्लियामेंट थे उन्होंने भी तकारीर की और फिलिस्तीन के हक में लोगों ने भरपूर नारेबाजी की। फौरी तौर पर फिलिस्तीन के अंदर सीज फायर का मुतालबा किया जा रहा था। इस मार्च को बरतानवी वज़ीर दाखिला की तरफ से हेट मार्च का नाम दिया गया था, लेकिन इस पूरे मार्च के दौरान मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर वॉक करते रहे। This is a love march. You have seen the smiles on the faces. You have seen the love from people pouring out, calling for peace, calling for humanity, calling for justice. जो यहूदी लंदन में बसने वाले हैं उनकी मुख्तलिफ तंजीमों के लोग भी मौजूद थे और उन्होंने भी फलस्तीन में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया। बच्चों को स्पेशली मारा जा रहा है और जिस तरह से अस्पतालों के ऊपर बमबारी की जा रही है उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत की गई। एक आवाज़ होकर एक मुतालबा किया कि फौरी तौर पर फलस्तीन में जंगबंदी की जाए और हुक्मरान जो हैं बरतानिया के उनसे भी मुतालबा किया गया कि वो इसराइल की बेजा हिमायत बंद करें। और गजा के डॉक्टर्स की दर्दनाक अपील। लंदन में डॉक्टर्स रो पड़े। बरतानिया के डॉक्टर्स ने वज़ीर आज़म हाउस के बाहर धरना दिया। एक डॉक्टर को अशफा अस्पताल के डायरेक्टर का हंगामी पैगाम मिला। लंदन की डॉक्टर जज्बात पर काबू न रख सकी, सिसकियां लेकर रो पड़ी। गजा में सूरत हाल इंतहाई खराब है और पाकिस्तानी टीम के साथ क्या हुआ ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस। कौमी टीम को पहली बार आलमी कप में 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट में 6 मैचेस हारने वाली इंग्लिश टीम ने भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 338 रन के ताकुब में टीम 244 रन पर सिमट गई। सलमान अली आका ने मिड सेंचुरी बनाई। टीम का वर्ल्ड कप में सफर शिकस्त के साथ खत्म हुआ। टीम की कारकर्दगी पर मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद हाशमी से। बाबर आजम कहते हैं जनूबी अफ्रीका से मैच जीत जाते तो नतीजा कुछ और होता। हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। For my team and all the players, I think we are trying to our best, but unfortunately we have a couple of loose games. After the 3 games, we are take momentum, and then if we have a win South Africa match, is a different story. But I think a couple of mistake, bowling, fielding, and batting. Not to ball up to the mark 10 or 15 overs. We are just with the spinners. Main thing we are not taking wickets. पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट फट पड़े। कहा, पाकिस्तानी टीम ने दिल तोड़ दिया। जब तैयारी नहीं थी तो खेलने क्यों गए? भारत से हार गए, अफगानिस्तान को सिखाया, उनसे भी हार गए। पर्ची और दोस्ती यारी पर टीम बनेगी तो ऐसी कारकर्दगी ही होगी। लगा के बैठे हुए होते हैं, इस दफा बहुत अच्छा खेलेंगे, हमारी उम्मीदों पे पूरा पानी फिर जाता है, मजा नहीं आया। पाकिस्तानी टीम का वही हाल है जो हमारी गवर्नमेंट का हाल है। न टीम चल रही है न गवर्नमेंट चल रही है। बाकी हमारे प्लेयरों का अल्लाह ही हाफिज है। हर साल ये उम्मीद होती है कि इस बार जीतेगा, लेकिन कभी जीतता ही नहीं है। अब तो कभी उम्मीद रखूंगा नहीं मैं। मेहरबानी करके दूसरे लड़के लेकर आए और दूसरों को चांस दे। कोई टीम सेम जिम्बाब्वे के सामने होती है तो वही टीम खेल रही होती है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई मुल्क के लिए खेले, अपनी दोस्ती यारी के लिए नहीं खेले। तकरीबन जो प्लेयर थे वो सिफारशी थे, पर्ची पे आए थे, कोई भी अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आया था। अभी ये टीम ही खत्म होनी चाहिए बस। आज वाला जो मैच था, कम से कम हम वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गए हैं, लेकिन कम से कम मैच खेल के मैच अच्छा खेलते, फाइट बैक करते ताकि हमारी आवाम का देख के दिल तो खुश हो जाता। बिल्कुल पसंद नहीं आई इनकी कारकर्दगी। टीम में मजा ही नहीं था। बॉलिंग खास तौर पे इनकी बिल्कुल बेकार थी। बहुत दिल दुखा है। सेमीफाइनल से निकल चुके हैं। कल नहीं था, पहले ही पता था निकलेंगे।
इंडिया अब सबसे ऊपर है, इंडिया में ही हो रहा था, इंडिया का ही वर्ल्ड कप है। इंडिया जीत सकती है, 80% चांस इंडिया का है। मजा तो कुछ भी नहीं आया, बकायदा हम ज्यादातर मायूस हुए हैं। एक मैच का 10 लाख रुपया ले रहे हैं, भारत से हार के आ गए हैं यार, ये कोई बात तो नहीं ना करने वाली। वो अफगानिस्तान हमारी गोद में खेलता खेलता आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। किस बेस पे वो दिखा रहा है आंखें? इन लोगों की वजह से दिखा रहा है। पाकिस्तान निकम्मी तरीन टीम है। तो इंग्लैंड है, वो कोई हल्की टीम तो नहीं है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो रही है। अगर हम लोग भी बाहर होंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान का नाम ही बदनाम कर दिया हमारी टीम ने। वेलकम बैक। सिंध में बड़े इत्तेहाद की तरफ पेशकदमी, मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची पहुंच गया। साद रफीक कहते हैं वक्त आ गया सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए, किसी जमात के खिलाफ नहीं, लेकिन हम क़याल लोगों के साथ अलायंस बनाना सबका हक है। अयाज सादिक बोले ग्रैंड अलायंस से सिंध में इंतखाबात के नताइज कुछ और ही होंगे। वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उम्रा से होगा। किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे, हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, 16 महीने हुकूमत में भी इकट्ठे काम किया, अगर फिर जरूरत पड़ी फिर से भी बैठ सकती हैं। अगर बस चला तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, उनको चाहे आप लाहौर से गिन लें या जाती हूँ। सिंध में ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून मुतारिफ लीगी रहनुमाओं ने कराची में DA के सरबरा पीर पगारा से मुलाकात में नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। लीगी वफ्द ने JUI के रहनुमा राशिद सोमरो के साथ भी बैठक लगाई। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची पहुंचा है। पहले जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सोमरो से मुलाकात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुंचाया गया है। ये मुलाकात सिंध में उस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तश्कील दिया जा रहा है, और इस हवाले से दूसरी मुलाकात पीर साहब पगारा से हुई है। इस मुलाकात में भी मियां साहब का पैगाम पहुंचाया गया। इस मरहले की तीसरी मुलाकात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इतवार के रोज़ होगी, और उसमें भी मामलात अब तकरीबन तय पा चुके हैं, और ये ग्रैंड अलायंस इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरे सिंध में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी जल्द सिंध का दौरा करेंगे। जब ये ग्रैंड अलायंस तश्कील पा जाएगा, सारे मामलात मुकम्मल हो जाएंगे, तो उसके बाद वो सिंध का भी दौरा करेंगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया, सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में असद उमर ने कहा, एक दहाई से ज्यादा आवामी जिंदगी गुजारने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसियां इदारों से शदीद टकराव का बाइस बनती हैं जो मुल्क के मफाद में नहीं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मेरा चिल्ला उल्टा पड़ गया, इतने जमानती कहां से लाऊं? शेख रशीद परेशान, कहते हैं इदारों से अच्छे ताल्लुकात थे, मेरे खिलाफ एक भी केस नहीं था। अब 73 साल की उम्र में 86 केसेस भुगत रहा हूं, न जाने किसकी नजर लग गई। 70 साल मेरी उम्र है और 86 केसेस। मैं चिल्ला जिस दिन गया उस दिन हाई कोर्ट का मेरे पास बयान है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं। चिल्ला उल्टा पड़ गया। थाना कोसार में आज मेरी 20वीं बेल हुई है। 66 केसेस और हैं। 60 जमानती मैं कहाँ से लाऊंगा, ये अल्लाह को पता है। पता नहीं क्या हो गया, हमारे अदारों के साथ इतने अच्छे तल्लुकात थे कि नजर लग गई। लेकिन मेरी दरख्वास्त जरूर है, जो लोग बेचारे बेगुनाह हैं मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ। कई लोग अंदर बेगुनाह हैं, उनके पास जमानती भी नहीं है। अगर जमानत पर बाहर आते हैं तो उन गरीबों को दोबारा अंदर कर देते हैं। कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती अगर उसके अदारों के साथ अच्छे तल्लुकात ना हो। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता हुआ, लेकिन गवालों ने दूध की कीमत कम न की। कराची में डेयरी फार्मर्स दूध मजीद महंगा करने के लिए पर तोड़ने लगे। पेट्रोल सस्ता होने से पहले कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा नर्ख मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कमिश्नर ने मार्केट नजरअंदाज करके नर्ख मुकर्रर किए। इस कीमत पर दूध बेचना मुमकिन नहीं। कमिश्नर कराची ने 3 अक्टूबर को दूध का सरकारी रेट 180 से बढ़ाकर 200 रुपए फी लीटर किया था, जबकि पेट्रोल की कीमत में 15 अक्टूबर को तारीखी कमी की गई थी। प्रोडक्शन पे इत्फाकिया राय से जो नोटिफिकेशन होता था तो इस तरह करते थे, लेकिन ये वाहिद सलीम राजपूत साहब हैं, मीटिंगों पे हमारे बंदों के सहन नहीं हुए, इन्होंने जबरी जो है ना ये नोटिफिकेशन कर दिया 180 रुपए का। कमिश्नर साहब की तरफ से तो हमें लग नहीं रहा कि वो हमारे साथ जो है मतलब कहना कोई ताउन करेंगे,
इसलिए हम जो आला हुकाम के पास, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं समझ के बात को, और अरबाब इख्तियार के पास भी जा रहे हैं कि हमारी सुनी जाए और कमिश्नर साहब को हिदायत की जाए कि हमारी बैठ के बात सुने और हमारा जो रेट है वो रेट दिया जाए। पेशावर में दुल्हन रुखसत करके ले जाने वाला दूल्हा कत्ल। वाकया फकीराबाद 4 सदा रोड पर पेश आया। हमला आवर ने ट्रैफिक जैम में फंसी बारात पर फायरिंग की। गोलियां दूल्हा और ड्राइवर को लगी। दूल्हा अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। अफसोसनाक वाकया अब से कुछ देर पहले पेशावर के इलाके फकीराबाद की मेन 4 सदा रोड पर जो है वो बारात की गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसमें दूल्हा जो है वो मौके पर जो है वो जाम बहक हो गया। एएसपी फकीराबाद हमारे साथ है। डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि एक बारात थी जो दुल्हन को लेकर वापस जा रही थी। यहाँ पे ट्रैफिक जैम में गाड़ी खड़ी हुई थी, तो इस दौरान एक नामालूम शख्स ने आके फायरिंग की पिस्टल से, जिससे जो है दूल्हा जो है वो जख्मी हुए और साथ ड्राइवर थे वो भी जख्मी हुए। दूल्हा जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल जाते हुए रास्ते में जाम बहक हो गए। अब तक क्या तफ्तीश सामने आई है? अभी इनिशियली जो हमने क्राइम सीन, जो क्योंकि फौरी तौर पर मैं खुद क्राइम सीन पर गया, वहाँ से हमें शेल मिले हैं पिस्टल के। इसमें पिस्टल यूज़ हुआ है और एनी शाहिदीन के बयान भी हमने रिकॉर्ड किए हैं। अभी तक तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन इट लुक्स लाइक अ क्राइम ऑफ पैशन। पुलिस की टीमें जाए वकुआ का दौरा भी किया। जो मुलजिम है उसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पे छापे भी लगाए जा रहे हैं। उसकी शनाख्त के हवाले से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो भी देखी जा रही है। जी। और मकरान का फोटोग्राफर जो सबके चेहरे दिखाता अपना चेहरा छुपाता है। तुर्बत में कमांचर बलोच की तस्वीरों की सोलो नुमाइश हुई। कमांचर लोगों से लिफ्ट करके पूरा बलूचिस्तान घूमा और ये तस्वीरें खींची। अल्लाह बख्श बलोच की रिपोर्ट में। मकरान के नौजवान फोटोग्राफर कमांचर बलोच की कैप्चर की हुई बलूचिस्तान के खूबसूरत मनाजिर पर मुबनी तस्वीर की सोलो नुमाइश मकरान के शहर तुर्बत में मुनाकिद हुआ। नुमाइश में तलबा, असातिज़ा, डॉक्टर्स और वकला समेत जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और कमांचर बलोच के काम को सराहा। मकरान से जो वाहिद आर्टिस्ट हैं, जो फोटोग्राफर हैं, कि उसके मतलब कि सोलो एग्जीबिशन हुए हैं। इतना ज्यादा काम किया हुआ है उन्होंने। केच के पसमानदा इलाका मंद से ताल्लुक रखने वाला कमांचर बलोच का असल नाम सरवर बलोच है, लेकिन आज तक लोग उनके असल नाम और शक्ल से वाकिफ नहीं, क्योंकि कमांचर बलोच ने कभी भी अपना असल नाम और अपना चेहरा लोगों के सामने आश्कार होने नहीं दिया। हर तस्वीर में एक जुबान होती है। गुज़िश्ता 15 सालों से मैं अपनी तस्वीरों में मैंने बलूचिस्तान की खूबसूरती के साथ साथ बलूचिस्तान के गुर्बत ज़दा चेहरों को भी कैप्चर किया है। समंदर हो या सहरा, पहाड़ हो या दरिया, केतुकलियां हो या आबशारें, कोई भी मंजर कमांचर बलोच के कैमरे की पलश से बच नहीं पाया है। अल्लाह बख्श बलोच, ARY न्यूज़, ग्वादर। और अभी आपको बताएं कि शुमाल बंदन में नायाब ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में मिली है। माहीगीरों का ऐसा बताना है। ब्लू व्हेल की लंबाई 27 फुट है। जाल में फंसकर हलाक हुई। ब्लू व्हेल गैर कानूनी शिकार करने वालों के जाल में फंसी थी। तो ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ब्लू व्हेल ये मुर्दा हालत में पाई गई है। शुमाल बंदन में नायाब ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में मिली है। माहीगीरों का बताना है कि ब्लू व्हेल की जो लंबाई है वो 27 फुट है और जाल में फंसकर ये हलाक हुई है। ब्लू व्हेल गैर कानूनी शिकार करने वालों के जाल में फंसी थी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।